नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, और इसके लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस चैप्टर के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या विषय है और किस विषय को लेकर के दिनकर जी ने चर्चा की है। लेकिन उससे पहले हम लोग जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनका जीवन परिचय है उसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए, हमारे हिंदी साहित्य के अंदर जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। यानी छायावादी जो काव्य धारा हुई है, उस छायावादी काव्य धारा के अंदर 4 प्रमुख स्तंभ हुए हैं। लेकिन उन 4 प्रमुख स्तंभों के अलावा भी अनेक जो हैं कवि उसके अंदर हुए हैं, और छायावादी कवियों में ही एक रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम आता है। हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनको अपने काव्यों के माध्यम से लाने वाले और अपने देश प्रेम की जो झलक है वो इनके काव्यों के अंदर वो उन्होंने बखूबी चीज़ों को यहाँ पर रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनका जो जन्म है वो बिहार के अंदर हुआ। बिहार के अंदर मुंगेर जिला है, और मुंगेर जिले के अंदर सिमरिया गांव है। कौन सा गांव है? मुंगेर जिले के अंदर सिमरिया गांव है। वहां पर इनका एक किसान परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ। एक सामान्य किसान परिवार के रूप में इनका जन्म हुआ, और जब ये 2 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और घर की सारी जिम्मेदारी इनकी माता के ऊपर आ जाती है। इनकी मम्मी जो है, माता जी हैं, वो इनका भरण पोषण पालन पोषण करती है। लेकिन जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो धीरे धीरे आगे अपने जीवन में बढ़ते भी हैं। अगर हम बात करें कि इनकी माता का नाम क्या था, तो मन रूप देवी इनकी माता का नाम था, और इनके पिताजी का नाम रवि सिंह। यानी माता का नाम मन रूप देवी और पिताजी का नाम जो है आपको बता दिया है, रवि सिंह। इस तरह से हम लोग इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये सब बातें मैं आपके सामने बोर्ड पर एक पैराग्राफ के रूप में लिख देता हूं, ताकि आप लोगों को लिखने में भी आसानी रहे, और हैंड टू हैंड मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें समझाता हुआ भी चलेंगे। ये जो चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद केवल एक सड़क सुरक्षा सप्ताह, इसके बारे में आपको बताना है, सड़क सुरक्षा के बारे में कि क्या क्या नियम है। उसके बाद हमारी ये जो बुक है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। व्याकरण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, निबंध आप लोगों को करवाने हैं, और अपठित जो पद्यांश है वो आपको करवाने हैं। उसके अलावा आपका जो पूरा सिलेबस है, कोर्स है, वो ऑनलाइन फिनिश हो गया है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं, या किसी भी वीडियो को ढूंढने में दिक्कत आती हो, आप लोगों को मिल नहीं रहा हो, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, और मैं आपकी समस्या का निदान जरूर करूंगा। फिर हम लोग इन सभी चैप्टर की जो PDF है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अभी PDF के अंदर मैंने जो 9 चैप्टर है वो बना लिए हैं। 9 चैप्टर यानी कि जो एक नागार्जुन है वहाँ तक हम लोगों ने बना लिए। बाकी ये जो गद वाले पार्ट है उनके भी कार्य प्रगति पर है। धीरे धीरे सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आप लोगों को मिल जाएंगी वो चीज़ें। लेकिन आपका काम है कि वीडियो देख करके और आप चैप्टर को समझने की कोशिश करें कि आखिर इनके अंदर विषय क्या है। तो चलिए देखते हैं दिनकर जी का जो जीवन परिचय है, इनके बारे में हम लिखते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि तथा राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के अंदर हुआ। तो मैं ये बोर्ड पर आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले एक प्रश्न के रूप में आप लोग इसे नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट प्रश्न अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि लेखक, ये लेखक भी और कवि भी हैं एक तरह से, लेखक रामधारी सिंह दिनकर का परिचय लिखिए। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जब जीवन परिचय हम लोग नोट करेंगे तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, ये लाइन आप याद कर लीजिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक
काव्यधारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि तथा राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। जब दिनकर जी 2 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। इनकी विधवा माँ ने इनका पालन पोषण किया। तो देखिए यहाँ एक चीज़ और नोट करनी है आप लोगों को। पालन पोषण किया। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करके शिक्षक बने तथा बाद में बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किया।
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक के पद पर कार्य किया। सन 1952 ईस्वी में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर राज्यसभा के सदस्य बने। सन 1963 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। हिंदी सलाहकार भी रहे। और इसके अलावा भी अगर इसमें लिखें कि इन्होंने विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद ये हो गया काम इसका, ठीक है ना। तो दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे और इनका निधन सन 1974 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए ये आप लोग याद करें अच्छे से, ज़्यादा विस्तार से हमको लिखने की जरूरत है नहीं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि और राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था और इनके पिताजी का नाम रवि सिंह था, माताजी का नाम बनरूप देवी था। लेकिन जब ये 2 साल के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया और इनका सारा पालन पोषण जो है इनकी विधवा माँ ने किया। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया, उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद में शिक्षक बन गए तथा बाद में बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक के पद पर भी कार्य किया। सन 1952 ईस्वी के अंदर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और राज्यसभा के सदस्य बन गए। लेकिन सन 1963 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे हैं और इनका निधन सन 1947 ईस्वी के अंदर हुआ था। इस तरह आप इस परिचय को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे क्योंकि ये सब बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब मैं एक आपको लिखवाता हूँ कि भाई इनका साहित्यिक परिचय बताइए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इनका साहित्यिक परिचय दीजिए तो जो साहित्यिक परिचय रहेगा उसमें क्या क्या बातें बतानी रहती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसे भी नोट कर लेते हैं कि साहित्यिक परिचय के अंदर किस तरह से बदलाव करना है। तो 2 चीज़ें हैं, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। लेकिन अगर मान लीजिए वो कहता है जीवन परिचय भी नहीं है, साहित्यिक परिचय भी नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ ये दे दे आपको कि भाई इसका परिचय बताइए,
तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिक्स करते हुए लिखनी है। ऐसी स्थिति के अंदर दोनों बातें जो है मिक्स करते हुए आपको बतानी होती हैं कि क्या वहाँ पर आप जीवन की बातें बता देंगे और साहित्य से जुड़ी हुई भी बात बताएंगे। तो दोनों क्वेश्चनों को याद कर लें, दोनों को लिखें अच्छे से और प्रैक्टिस कर लें इनको लिख लिख करके बार बारी में। मेन तो है कि भाई पिताजी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, निधन कब हुआ, जन्म कब हुआ, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, हिंदी साहित्य में किस काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्र कवि और छायावादी काव्य हैं, ये राष्ट्रवाद और प्रगतिवाद से भी जुड़े हुए रहे हैं। इनकी आरंभिक कविताओं का जो दौर है वो छायावाद से संबंधित रहा है। ऐसे चीज़ें आप लोग बताते रहें इसमें और परिचय आपका तैयार हो जाएगा। ये एक काम जो करना है व्याख्याओं के ऊपर करना है। व्याख्या का सही पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा। अब ये कोर्स हो जाएगा, फिर अपन केवल इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे या संभावित प्रश्न होंगे उनके ऊपर चर्चा किया करेंगे। यहाँ इस क्लास में वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी वो सब चीज़ें। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय बताइए। तो इसमें उत्तर लिखते हैं। पहली लाइन तो आप उसी तरह से लिख सकते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य में मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। और इन्होंने गद्य और पद दोनों में इन्होंने पर्याप्त रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने गद्य एवं पद दोनों में ही
लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, नीलकुसुम, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख, सीपी और शंख, दिल्ली, बापू, परशुराम की प्रतीक्षा, आदि। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी श्रेष्ठ गद्य रचना है। अर्धनारीश्वर, इनके विचारात्मक निबंध, अर्धनारीश्वर में इनके विचारात्मक निबंधों की रचना है। मगध महिमा, इनका गीति नाट्य है। गीति नाट्य है। राष्ट्रीय चेतना के विकास में, राष्ट्रीय चेतना के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनका महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित, इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से
सम्मानित किया गया है। इनका निधन सन 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस तरह से ये साहित्यिक परिचय है जो आप लोगों को नोट करना है। अब बात ये आती है कि ये जो निबंध हम लोग पढ़ने वाले निबंध है एक तरह से ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, और ये निबंध इनके किस संग्रह से लिया गया है, तो ये अर्धनारीश्वर, ये ध्यान रख लेना, क्वेश्चन भी आएगा कि इनका ये जो ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, इनका ये जो विचारात्मक निबंध है ये किस संग्रह से लिया गया है, तो अर्धनारीश्वर संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये अर्धनारीश्वर संग्रह से लिया गया है। और इस निबंध के अंदर जो ईर्षा मन का भाव है, उस ईर्षा के उत्पत्ति का जो कारण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और ईर्षा से हम कैसे बच सकते हैं। ईर्षा की जो बड़ी बहन एक तरह से है तो वो किसको कहेंगे? निंदा को कहेंगे, उसकी बड़ी बेटी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हम जब भी किसी की निंदा शुरू करते हैं तो निंदा करने से ईर्षा पैदा होती है, तो एक तरह से इसकी माता हम कह सकते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इस निबंध के बारे में कुछ बातें बताता हूँ और सीखते हैं इनकी चीज़ें। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, ये एक इनका विचारात्मक निबंध है। इस निबंध के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। एक बार आप बुक की रीडिंग कर लेते हैं, एक पैराग्राफ ये जो अभी तक लिखा है, समझा है इस वीडियो के अंदर। देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि, यानी कि राष्ट्रीय जो संस्कृति है, एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा हुई थी, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है, सबसे आगे गिना जाता है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। मैथिली शरण गुप्त भी राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, और मैथिली शरण गुप्त के बाद में अगर कोई राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है, तो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ है। उनकी बीए तक की जो शिक्षा है पटना विश्वविद्यालय में हुई, और अनेक विभागों में अपनी सेवाएं देते हुए, अनेक विभागों में कार्य करते हुए गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद इन्होंने संभाला। इनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो दिनकर जी हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है, तो उर्वशी रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य भी रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं। अब ये जो पाठ परिचय, इसे ध्यान से समझिए बच्चों, क्योंकि ये जो पैराग्राफ आता है इसी में कई क्वेश्चन आ जाते हैं, और यहीं पर हमारे कई तरह की जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाते हैं। देखिए, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, ये जो पाठ है अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। तो ये पहला ही क्वेश्चन हो गया कि ये ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, यह पाठ दिनकर जी के किस संग्रह से संकलित है, तो अर्धनारीश्वर। कहाँ से संकलित है? अर्धनारीश्वर। इस निबंध में कवि दिनकर सिंह जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई, सबसे खतरनाक बुराई जिसको कहते हैं ईर्षा के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्षालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को
उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति में ईर्ष्या होती है या जिस व्यक्ति का स्वभाव ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, उसके चरित्र में क्या क्या कमजोरी होती है, क्या कमियां होती हैं, उन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ उभारा गया है कि जब व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है तो वह अपने पास में स्थित सुख साधनों का कभी लाभ नहीं ले पाता है। वह हमेशा दूसरों की सुख सुविधाओं से जलता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है, कुढ़ता रहता है, और वो भीतर ही भीतर इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना निराश हताश हो जाता है कि उसे जीवन का जो आनंद है वह भोग ही नहीं पाता है। तो यहाँ मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया गया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरणों के साथ बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद नहीं उठाता, बल्कि दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुढ़कर, दुखी होकर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं के लिए एक रास्ता भी दिखाया है। सबसे पहले तो हमें जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्यालु लोगों के पास जब भी हम बैठेंगे या उनसे बात करेंगे तो वो हमेशा किसी ना किसी की निंदा, किसी ना किसी की बुराई करते हुए नजर आएंगे, और ऐसी स्थिति में वो अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, वो हमारे समय को भी बर्बाद करते हैं। इसलिए ईर्ष्यालु लोगों से बचना चाहिए। ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय क्या है, इस बारे में चर्चा की गई है। और दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे अपनी ईर्ष्या की लत से कैसे बच सकते हैं, इसका उपाय भी बताया है। निश्चित ही यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात करने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से बहुत ही सामर्थ्यवान है। तो हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी का ये निबंध पढ़ने वाले हैं और इसमें बताई हुई एक एक बातें हम लोग सीखने वाले हैं। बड़े आनंद के साथ ये चैप्टर पढ़ेंगे और इसी आनंद और मस्ती के साथ हमारा ये जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी। इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। इस बुक की रीडिंग, इस चैप्टर की रीडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग एक विश्वास के साथ जिस तरह यहाँ आप अध्ययन कर रहे हो उसी तरह आप लोग अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा और हर संभव आप लोगों के लिए प्रयास किया जाएगा कि कैसे आपका जो रिजल्ट है, आपका जो परिणाम है उसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम में बदल सकें, इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप जुड़े रहें, बने रहें। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।